नमस्ते सर। सुभाष जी। जी सर, नमस्ते सर। दो मेरे क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि हमें पता है कि आप जहां काम करते हैं, ये मेरा सभी से है। जब फील्ड में काम करते हैं तो आपका अनुभव भी उसके आधार पर होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि योजनाएं तो हम बना देते हैं, लेकिन फील्ड में जो काम करते हैं उनको आने वाली चुनौती वो उनको अच्छी तरह से पता होता है कि उनको कैसे काम करना है, कौन सा काम ठीक प्रकार से हो रहा है और कौन से में उनको परेशानी आती है। तो आज ये कार्यक्रम इसलिए कि जिस दिन इसकी मीटिंग थी उस दिन मैंने सोचा कि आपको पता नहीं आप कितने लोगों से जुड़े हुए हो। हम बात करते हैं उस व्यक्ति की जो अंतिम पायदान पर खड़ा है और उसकी सेवा में लगा हुआ है, तो उसमें आपके जो जीवन के अनुभव हैं, काम करने के अनुभव हैं। मैंने तो ये भी कहा था कि आप सभी को एक एक प्रपत्र छपा करके दिया जाए, उसमें आपके अनुभव जो अच्छा कर सकते हैं और आपकी कठिनाई, एक तरफा नहीं चले। हम एक तरफा चलना भी नहीं चाहते, इसलिए वो भी उसमें आनी चाहिए। क्योंकि जो परेशानी है वो आपकी वहां काम करने से आपके अनुभव में आती है, उनको भी आना चाहिए। मैं दो क्वेश्चन आपसे करूंगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को जिले में लागू करने हेतु आप कैसे नवाचार कर रहे हैं? नमस्ते सर। हमारा जिला बीकानेर सर, अभी बीकानेर जिले में उप निदेशक के पद पर पदस्थापित हूं सर। और बीकानेर जिले के अंदर सर अभी हम लोग एक मिशन निर्माण चला रहे थे सर। मिशन निर्माण के तहत हमारा उद्देश्य था कि आंगनवाड़ी केंद्र के जो बच्चे थे उनकी जो प्री स्कूल एजुकेशन था उनको बेटर करना था सर। इसके लिए जिला प्रशासन के सहयोग से सर हमने जो सबसे पहले जो चीज की वो ये की कि एक रॉकेट लर्निंग एनजीओ वहां चल रहा है सर। रॉकेट लर्निंग एनजीओ के सहयोग से हम लोगों ने सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग करवाई और उनका बेसिक एक सर्वे करवाया शुरू में कि उनका लर्निंग लेवल क्या है। और उसके बाद हम लोगों ने उनके लर्निंग लेवल को इंप्रूव करवा के दोबारा उनकी ट्रेनिंग करवाई। और उसके बाद सर हमने हमारे यहाँ पर कोशिश की कि हमारे जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर्स है 100% सेंटर इलेक्ट्रीफाइड हो जाए सर। तो हमारी कोशिश लगभग कामयाब हो चुकी है सर। केवल अभी जिले में 18 केंद्र ही बचे हैं जो केवल विद्युतीकरण नहीं हो पाए हैं, और उनको भी हम डिमांड राशि बहुत ज्यादा इस महीने में करवा लेंगे सर। इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाने के बाद हम लोगों ने 1350 आंगनवाड़ी केंद्रों को टेलीविजन प्रदान किए सर। और उतने ही आंगनवाड़ी केंद्रों पर हमने पेन ड्राइव्स दिए हैं जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से संबंधित वीडियोज है सर। तो उन डिजिटल लर्निंग से सर हमारा ये हुआ कि बच्चों की जो उपस्थिति है वो आंगनवाड़ी केंद्रों पर काफी तेजी से बढ़ी सर। और जो हमारी जो विभाग की बुक्स थी सर, उन्हीं बुक्स के आधार पर उसमें वीडियोस डाले गए जिनको देखकर कार्यकर्ताओं से वापस हम फीडबैक ले रहे थे कि आपको जो वीडियो भेजा गया है उसमें बच्चों का वीडियो बना के हमारे को वापस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर कर रहे थे। और वही वीडियोस हम पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर रहे थे और उनके भी व्यूज जान रहे थे। तो काफी अच्छा पेरेंट्स का रिस्पॉन्स मिल रहा है सर। जिला प्रशासन का काफी अच्छा सहयोग मिल रहा है और हमारा जिला पहला जिला हो जाएगा सर जो 100% इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सर इसी के साथ ही सर हमने पहली बार सर जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं सर उनको स्टेज पर लेके आए सर। क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र की जो आत्मा है सर वो बच्चे हैं। तो पहली बार हमने 3 से 6 वर्ष के बच्चों का स्टेज प्रोग्राम करवाया सर, जिसको मतलब जैसे कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे जो महीने भर में तैयारी करने के बाद जो उनका एनुअल फंक्शन होता है वैसा का वैसा प्रोग्राम हमने पोषण माह समापन के दिवस के दिन सर केवल 5 दिवस की तैयारी से मच बेटर देन दैट। और सारे अधिकारी जितने भी थे, कलेक्टर, आईजी और हमारे डिविजनल कमिश्नर मैम, सबने सराहा। और वो कह रहे थे कि इवन 26 जनवरी 15 अगस्त और आप इसको एनुअल इवेंट बना दो कि आपका एनुअल फंक्शन आंगनवाड़ी केंद्रों का करवाना आप शुरू कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी, काफी अच्छे आपके अनुभव रहे। अब मैं बाल विकास परियोजना अधिकारी
गोविंदगढ़ जिला जयपुर से श्रीमती मनोरमा शर्मा जी से अनुरोध करूंगा। नमस्ते सर। जी नमस्ते। मनोरमा जी, मेरे आपसे आंगनवाड़ी केंद्रों के सही संचालन हेतु आप किस प्रकार से उसकी मॉनिटरिंग करती हैं? विभाग द्वारा जारी निर्देशों को सभी महिला पर्यवेक्षकों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक उसे कैसे पहुंचाना और उसको सुनिश्चित करना, ये कैसे कर पाती हो? सर, विभाग के द्वारा जो निर्देश मिलते हैं और मॉनिटरिंग करने का जो हमारा उद्देश्य होता है, उसके तहत सबसे पहले हम एक मासिक प्लान बनाते हैं। एक सीडीपीओ के लिए महीने में 25 जो विजिट करना होता है वो आवश्यक होता है, तो उसके हिसाब से हम प्लान बनाते हैं और उसके हिसाब से आंगनवाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण करते हैं। और निरीक्षण 25 जो आपकी विजिट होती हैं वो एक दिन में 2 या 3 होती हैं, एक दिन में एक, कैसे होता है वो? सर, कई ग्राम पंचायत हैं, उनमें 2 से अधिक आंगनवाड़ी होते हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि 10 से 2 का समय है तो एक ग्राम पंचायत में जो 2 या 3 आंगनवाड़ी है उनको कवर कर लिया जाए। बहुत अच्छा। इसके बाद में सर वहां जाके जो हमारे लक्ष्य हैं, जो विभाग के उद्देश्य हैं और कार्यकर्ता से संबंधित जो भी कार्य हैं उनकी जानकारी लेते हैं। यदि कोई कोई आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल में संचालित है तो वहां के प्रिंसिपल और वहां के मेंटोर टीचर से भी बात करते हैं कि क्या हमारे विभाग के लक्ष्यों की पूर्ति हो रही है या आंगनवाड़ी में कोई सुधार की आवश्यकता है, इसका लाभ जो है लाभार्थी तक पहुंच रहा है या नहीं। सर, इसके अलावा 1 महीने में 2 हमारे सामुदायिक कार्यक्रम प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पे आयोजित होते हैं, तो कोशिश ये की जाती है कि वहां पर पहुंचा जाए, क्योंकि वहां पर हम लाभार्थियों को भी आमंत्रित करते हैं। और श्रीमान के निर्देशानुसार वृद्धजन एक योजना चली थी जिसमें कि ये कहा गया था कि व्हाट्सएप ग्रुप बना के उस गांव के जो वृद्धजन है, रिटायर्ड पर्सन है, अधिकारी है, उन सबको जोड़ा जाए, उनको आंगनवाड़ी तक लाया जाए, सम्मान भी किया जाए और साथ साथ में उनको जानकारियां भी दी जाए। तो ये सारी जानकारियां हम उन तक पहुंचाते हैं, लाभार्थियों से संवाद करके क्या वो आंगनवाड़ी की व्यवस्थाओं से संतुष्ट है या इसमें और क्या सुधार की आवश्यकता है, इस पे क्या काम किया जाता है, इस बारे में भी उनके व्यूज लिए जाते हैं। सर, इसके अलावा सरपंच साहिबान से भी बात की जाती है। 5 तारीख और 20 तारीख को जो ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है, कोशिश ये की जाती है कि हम लोग वहां तक भी पहुंचे और आंगनवाड़ी के बारे में जनप्रतिनिधियों के क्या विचार हैं, आम जनता के क्या विचार हैं, इन सब चीजों को समाहित किया जाए, विभाग तक पहुंचाया जाए। सर, इसके अलावा तकनीक का सहारा भी हम ले रहे हैं। पोषण ट्रैकर ऐप नाम से एक ऐप है हमारे विभाग का, उसमें कार्यकर्ताओं को उसका एक्सेस है। वो जब भी आंगनवाड़ी केंद्र में आती है, आंगनवाड़ी ओपन करके और उसका स्टेटस शेयर करती है और इसकी मॉनिटरिंग का जो है वो हम लोगों को अधिकार है। तो आंगनवाड़ी का समय 10 से 2 है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 10:30 तक हम अपने उस ऐप को खोलकर ये देख लें कि कौन सी आंगनवाड़ी खुल गई है और कौन सी नहीं खुली है। जो आंगनवाड़ी नहीं खुली है तो महिला सुपरवाइजर से संपर्क करके पूछा जाता है कि आज आंगनवाड़ी क्यों नहीं खुली है या कोई टेक्निकल इशू है जिसके कारण ये स्टेटस शो नहीं हो रहा है। उसके बाद में कई चीजें जो है वो बताई जाती है कि उसमें पोषण ट्रैकर एक्ट में इमेज कैप्चर हो जाता है, आज का उनको नाश्ता मिला या नहीं ये भी कैप्चर हो जाता है, प्री स्कूल एक्टिविटीज करवाई गई या नहीं ये भी कैप्चर हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें दूसरे दिन रिफ्लेक्ट होती है जिससे हम उनका एनालिसिस कर सकते हैं। सर, इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोगों ने बना रखा है, प्रत्येक सेक्टर में प्रत्येक कार्यकर्ता उसमें जुड़ी हुई होती है। उसके माध्यम से विभाग के जो निर्देश होते हैं वो भी हम उनको प्रदान करते हैं, उनकी फोटोज वगैरह भी ले लेते हैं। यदि उनको कोई परेशानी होती है तो वो एक 2 वे कम्युनिकेशन है जिसके माध्यम से हम उनसे बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा। लेकिन ये जो आप शेड्यूल बनाती हैं 25 दिन का, वो पहले से सभी केंद्रों पर जारी होता है या उसका आपका शेड्यूल तो बनता है लेकिन पूरा जाने का शेड्यूल बनता है कि आज वहाँ कल वहाँ, तो ये पहले से जानकारी रहती है उनको या आकस्मिक जाते हो आप? सर, हम अपना टूर प्लान उच्चाधिकारियों को देते हैं। अच्छा। और महिला सुपरवाइजर जो प्लान बनाती है वो हम लोगों को देते हैं। तो ये एक तरह से सर उनके लिए, आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए औचक निरीक्षण होता है। ठीक, धन्यवाद।
थैंक यू सर। थैंक यू मनोरमा जी। Thank you, sir. अब मैं डॉक्टर मीनू गहलोत, महिला पर्यवेक्षक, परियोजना बिलाड़ा, जिला जोधपुर से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने स्थान पर एक बार खड़े हो नमस्ते जाएं। सर। कहाँ पे खड़े हैं आप? अच्छा, अच्छा, ठीक है। जी मीनू जी, बताइए। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को आंगनवाड़ी की सेवाओं से जोड़ने हेतु क्या प्रयास करते हैं? नमस्ते सर। सर, हमारे विभाग की जो जो 6 सेवाएं हैं और योजनाएं हैं उसको गृह संपर्क के द्वारा जन समुदाय तक पहुंचाते हैं ताकि उन्हें पता चले कि आंगनवाड़ी पे क्या क्या लाभ मिल रहे हैं। उसके अलावा सर, आंगनवाड़ी सेंटर पर सामुदायिक उत्सव का आयोजन किया जाता है जिसमें जन समुदाय से सीधा संपर्क होता है। शक्ति दिवस है, टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, तो और पोषाहार जब वितरण होता है तब जन समुदाय का आंगनवाड़ी से सीधा जुड़ाव होता है। तो उसमें जब हम विभाग की सेवाएं और योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं तो उससे अधिकांश लोगों का और लाभान्वितों का आंगनवाड़ी से जुड़ाव होता है। आपको कैसा लगता है जब आंगनवाड़ी पे आप जाते हैं, बच्चों को देखते हैं, वहां की व्यवस्थाएं होती हैं, तो कैसा महसूस करते हो आप? सर, अगर बच्चे अच्छे होंगे और विकसित होंगे तभी देश भी तरक्की करेगा। तो सर, हमारा काम तो ऐसा है कि जब माँ बनने वाली होती है महिला, यानी कि जो 0 कह रहे हैं हम, हमारा काम तो वहीं से शुरू हो जाता है कि गर्भस्थ शिशु के साथ सब कुछ अच्छा हो तो उसकी माँ का पूरा देखभाल करते हैं 9 महीने तक। उसके बाद में जब वो बच्चा दुनिया में आता है तो उसकी भी केयर होती है और 3 साल तक तो जैसे बाकी सेवाएं दे ही रहे। 3 के बाद में वो प्री स्कूल के लिए भी मतलब हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स पे आ जाता है। तो सर, ये है कि बच्चों के साथ काम करना तो बहुत उत्साहित करता है। इसलिए मैंने पूछा है। जी सर। ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। जी सर। और जब ये आपके कार्य में जब सफलता मिलती है तो मन में अनुभूति होती है कि नहीं होती है? और सर, वैसे भी अपने यहाँ का कल्चर है कि गर्भवती के लिए तो अपन चाहे उसको जाने चाहे नहीं जाए उसके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो महिला बाल विकास ने तो सर एक तरह से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। जैसे जो जन समुदाय मतलब सीबी इवेंट करते हैं तो उसमें गर्भा अवस्था परामर्श में सर गोद भराई करते हैं, उसके साथ में उससे रिलेटेड उसको जानकारी भी दी जाती है। ये आंगनवाड़ी केंद्रों पर नियमित परीक्षण के लिए कैसे प्लान बनाते हैं आप? सर, सुपरवाइजर लेवल पर सपोर्टिव सुपरविजन एक ऐप प्रोवाइड किया गया है जिसमें हम मतलब एक साथ अपने सेक्टर के सारे सेंटर की परफॉर्मेंस देख पाते हैं। तो जो काम आज होना है अगर वो नहीं हुआ है तो वर्कर को कॉल करके उसके बारे में जानकारी ली जाती है और उससे वो चीज मतलब करवाई जाती है। इसके अलावा सर, पोषण ट्रैकर पे मंथली परफॉर्मेंस और लास्ट मंथ की भी हमें पता चल जाती है और इवन कल तक क्या काम किया है उसने वो भी पता चलता है। तो उसमें सर जो परफॉर्मेंस अगर सेंटर्स के कम होते हैं हम अपने प्रस्तावित कार्यक्रम में उन सेंटर्स को पहले प्रायोरिटी पे लेते हैं और उनका सर मतलब पर्यवेक्षण करने जाते हैं और उनसे ये पूछा जाता है कि आपको ये काम समझ में नहीं आया या यहाँ क्या दिक्कत हो रही थी, तो सर उनकी समस्या को मतलब समझा के और करके दूर करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू मीनू। अब मैं श्री अनिरुद्ध शर्मा, प्रोटेक्शन ऑफिसर, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर को संवाद हेतु आमंत्रित करता हूं। अनिरुद्ध शर्मा। नमस्कार सर। नमस्कार। एक आपको अधिकतर कुछ बातें आती होंगी। एक है आपके घरेलू हिंसा के प्रकरणों में किस प्रकार रिपोर्ट बना करके तैयार करते हैं और उनको आप किस तरह से सॉल्व करते हैं? सर सर्वप्रथम जब व्यतीत महिला हमारे पास आती है तो हम एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट उनके साथ क्रिएट करते हुए उनकी जो घटनाक्रम है,
जो उनके साथ जो हिंसा हुई है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके उपरांत उससे दो ऑप्शन हम लोग देते हैं, या तो हम DIR भर के, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट भर के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, या वो चाहें तो काउंसलिंग के माध्यम से जो विभाग की और भी हमारी स्कीमें चल रही हैं, योजनाएं जो चल रही हैं, जैसे सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र, इनके माध्यम से अगर वो काउंसलिंग करवाना चाहती है, समझाइश करवाना चाहती है, तो उसका प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। अगर महिला ये कहती है कि हाँ मैं समझाइश करवाना चाहती हूँ, तो उसको हम लोग सखी वन स्टॉप सेंटर या जो भी हमारी स्कीम है उसमें ले जाते हैं। वहां उनके जो परिवार वाले हैं, जो नातेदार हैं, जिनसे उसको समस्या है, उनको बुलाते हैं, उनकी समझाइश करते हैं। समझाइश करने के बाद अगर सब कुछ सही हो जाता है, समझाइश लगभग कितने % काम समझाइश से हो जाता है? सर मैं निवेदन करूं सर, अभी सखी वन स्टॉप सेंटर पे लगभग 90% केसेस जो है वो सॉर्ट हो जाते हैं सर। sort out बहुत हो जाते अच्छा, बहुत अच्छा। हैं। और सर ये एक्चुअल में सर जैसे संरक्षण अधिकारी का काम तो DIR सबमिट करवाना है कोर्ट में, बट एक्चुअल में क्या है सर, जब मैंने विभाग ज्वाइन किया था तो सबसे पहले मुझे जो मॉनिटर करने के लिए महिला सुरक्षा सलाह केंद्र और ये हमारे जो अपराजिता केंद्र है, सखी केंद्र है, वहां मुझे भेजा गया था। तो वहां मैंने एक्चुअल में सर क्या देखा कि एक जो है पति पत्नी आए हुए थे, उनके बीच में हाई लेवल का ड्रामा चल रहा था, हाई लेवल का लड़ाई झगड़े हो रहे थे, आपस में फुल विवाद हो रहा था। तो उन्होंने समझाइश करी, 2 दिन बाद फिर से बुलाया, फिर समझाइश करी, 4 दिन बाद फिर से बुलाया, फिर समझाइश करी, और जब मैं नेक्स्ट टाइम गया तो वो उनको माला पहनाकर उनको अपने घर पे विदा किया था सर। तो उसी चीज को मैंने देखते हुए ये हम लोग इस चीज को फॉलो करते हैं कि सबसे पहले हम ये देखें, फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करें, ताकि महिला अगर उसको घर में रहना है तो हम उसको समझाइश करवाएं, फिर उसको परिवार के साथ भेजें, और अगर वो नहीं चाहती कि नहीं मुझे तो नहीं करना, देन उसके बाद सर DIR डोमेस्टिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फिल करते हैं और वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बहुत अच्छा। एक संरक्षण अधिकारी के रूप में आप महिलाओं को कैसे जागरूक करते हैं? सर उसके लिए विभाग द्वारा समय समय पर जो है कार्यशालाएं आयोजित करवाई जाती है, उनके माध्यम से, साथ ही जो पर्यवेक्षक हमारे ब्लॉक लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनके माध्यम से बैठकें आयोजित करवाकर, और साथियों के माध्यम से जो है जो हमारे फ्राइडे को जो जाजम बैठक आयोजित की जाती है उसमें महिलाओं से बात करते हैं, उनको समझाते हैं, एक्टों के बारे, अधिनियमों के बारे में समझाते हैं, कानूनों के बारे में और विभागीय योजनाओं के बारे में समझाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। और इस काम में आप जितना पुण्य कमा सकते हैं बिल्कुल सर, वो आपको मिल सकता है सर, क्योंकि ये काम ऐसा है कि इसमें समझाइश की और धैर्य की आवश्यकता होती है, और अगर आप धैर्य रखेंगे, समझाएंगे, तो 2 परिवार जो अलग हो रहे हैं उनको बिछड़ने से बचा सकते हैं। ये पुण्य का काम होता है, इसलिए इसमें मन से लगना चाहिए। और ये काम आपको सभी, क्योंकि जो प्राइमरी स्टेज होती है वो नीचे तक होता है, तो आप लोगों को भी उसमें सहयोग के रूप में नीचे जो हमारे कर्मचारी हैं उनको भी उसमें सहयोग करते हुए उनको काम में लेना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू अनिरुद्ध जी। अब मैं श्रीमती प्रमिला देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कली का कोठा, जयपुर 2। नमस्कार सर। नमस्कार जी। प्रमिला जी, जी सर। जब आप आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार व दूध वितरण जब होता है, वो सही प्रकार से कैसे कर पाते हैं? सर हमने इसके लिए एक मापदंड बना रखा है, एक बर्तन ले रखा है कि एक बच्चे को हम 60 ग्राम देते हैं, दलिया, खिचड़ी, उपमा। तो उसका एक मापदंड है कि हमें पता होता है कि आज हमारे केंद्र पे कितने जब उसको उपस्थित हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे वो खाना बनाते हैं। दूध हम एक बच्चे को 100 ग्राम देते हैं, तो वो भी उसी के हिसाब से 2 चम्मच के हिसाब से एक बच्चे को देना है हमें 10 ग्राम। तो 100 ग्राम पानी में मिला के गर्म पानी करके उसमें देते हैं। बाकी जब आप गृह संपर्क के लिए जाते हैं जी, तो क्या क्या परामर्श देते हो वहाँ? सर जैसे एरिया की ज्यादातर लेडीजें अपने काम पे जाती है,
तो हमें क्या है, पहले से ये सब एक शेड्यूल बना के रखना पड़ता है कि किस बच्चे का टीकाकरण होना होता है, क्योंकि माँ तो काम पे चली जाती है तो उसे तो मालूम ही नहीं होता कि मेरे बच्चे का कल टीका लगना है। तो हम क्या करते हैं, एक दिन पहले ही जाके उन परिवार को चिन्हित कर लेते हैं कि आपके बच्चे का कल टीकाकरण होना जरूरी है। उस गर्भवती को भी बताते हैं कि कल हमारे केंद्र पे टीकाकरण होगा और आपको उपस्थित होना है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ जगह ऐसा होता है कि सर कि पोषाहार लेने महिलाएं नहीं आ पाती, यानी कि उनकी फैमिली वाले आने नहीं देते, तो हम लोग पहले जाके उनके फैमिली वालों को समझाते हैं कि पोषाहार में बहुत सारे गुण तत्व हैं, तो आप इनका लेने के लिए हमारे पास भेजो। जो एक ग्राम पंचायतों में 5 और 20 को जो बैठकें होती हैं, उसमें भी कभी कभी जाना होता होगा आपका? सर नहीं, मैं सर जयपुर सेकंड जयपुर अच्छा, से जयपुर में है, आप जयपुर से हैं। जी सर। तो बाड़ों में नहीं जाते? बाड़ों के तो बाड़ों में तो जाना होता होगा। नहीं सर, मेरा तो शहरी क्षेत्र में है तो ऐसा कुछ है नहीं। शहरी क्षेत्र के कारण आपका ग्राम पंचायत और उनसे ज्यादा होना नहीं पड़ता सर, है। कुछ नहीं है। ठीक है। धन्यवाद प्रमिला जी। थैंक यू सर। आप सौभाग्यशाली हैं, आपने शायद कभी कल्पना नहीं की होगी कि सीधा मुख्यमंत्री जी से संवाद का ये ऐसा बेमिसाल अनुभव मिलेगा। शुक्रिया, धन्यवाद सर। अब मैं समय सीमा के हिसाब से अंतिम संवाद की जो अंतिम प्रतिभागी है संवाद में, रेखा शर्मा साथिन, महिला अधिकारिता, ग्राम पंचायत बेनाड बस्सी, जयपुर। रेखा शर्मा जी। सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम, राम राम जी। जी नमस्कार। मैं बस्सी ब्लॉक से, ग्राम पंचायत बेनाड़ा से साथिन रेखा शर्मा। रेखा जी, आप आंगनबाड़ी केंद्र पर किस प्रकार सहयोग करते हैं? सर, आंगनबाड़ी केंद्र पर तो जैसे सोमवार और गुरुवार को जो टीकाकरण होता है, क्योंकि बहुत से आंगनबाड़ी केंद्र रहते हैं तो उसके हिसाब से सोमवार और गुरुवार को रहता है, तो उस हिसाब से हम लोग चले जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को, किशोरियों को वहां पे बुलाकर उनको खान पान के विषय में, पौष्टिक आहार के विषय में, टीकाकरण पर समझाइश करते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं और बच्चों का वजन तोलने पर उनकी हेल्प करते हैं कार्यकर्ता के साथ। साथिन के और कौन कौन से काम हैं जिनको करते हैं? सर, साथिन के कार्य हैं ग्राम स्तर पर प्रत्येक शुक्रवार को जाजम बैठक आयोजित करते हैं, जिसके अंदर महिला मुद्दा, कोई भी यदि महिला मुद्दा हो और शिक्षा से सहित कोई भी जानकारी हो तो इस पर हम चर्चा करते हैं किशोरी बालिकाओं और महिलाओं के साथ। और उन्हें कोई भी यदि परेशानी आ रही है तो उनको जिस भी तरह की परेशानी आती है उसी तरह की हम उनको जानकारी देते हैं और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं कि हमें सरकार हमारे लिए अभी महिलाओं और किशोरियों के लिए क्या क्या योजना चला रखी है, क्या क्या कानून है, क्या क्या नए कानून आए हैं, इस पर उनको बताते हैं ताकि सभी को कानून के बारे में जानकारी हो और एक अपनी पहचान वो कैसे बनाए, अपने परिवार और अपने समाज को कैसे चलाएं, इस विषय में उनको जब जानकारी होगी तभी तो वो ये सब काम कर सकेगी। तो ये जानकारी हम देते हैं कि हमारा जो नया नियम आ रहा है और सरकार जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी रोजगार, जो भी योजना चला रही है, इसके ऊपर उनको सारी योजनाओं की जानकारी देते हैं। एक गर्भवती महिला और बच्चों को चिन्हित करने का काम किस किस का होता है? चिन्हित करने का तो कार्यकर्ता, आशा संयोगनी और एएनएम मैम, तीनों मिलकर के करते हैं ना। उस हाँ ग्राम जी सर। पंचायत में जाते हैं तो उसको हाँ जी। मिलकर के तीनों करते हैं। उनका टीकाकरण जब भी तो होगा, उनको चिन्हित करेंगे पहले, उनको ये हाँ करेंगे, जी सर, तो तीनों मिलकर के उस काम को करते हैं। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू सर। Thank you, sir. आपने आज बहुत ही ये एक ऐसा अनुभव दिया है इन लोगों को कि इस पूरा विभाग आह्लादित है, उत्साहित है,
पूरा एनर्जी से लबरेज है। धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सचमुच शायद पहली बार ऐसा मौका है कि विभाग के सभी अधिकारियों के दुख दर्द को, पीड़ा को, उनके कार्यों को आपने सराहा और ये संदेश आज सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हजारों लाखों दर्शकों तक जाएगा। महिला बाल विकास की ये जानकारियां बहुत दूर तक पहुंचेगी और इसके दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। और राजस्थान के आवाम के हर जरूरतमंद की जरूरत को समझने वाले हमारे दूरदृष्टा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई योजनाओं, कई नवाचारों का सूत्रपात कर दिया है और विशेष रूप से प्रदेश की महिलाओं के लिए आपकी संवेदनशीलता के आयाम एक के बाद एक लगातार देखने को मिल रहे हैं। अनुरोध आपसे, विनम्र अनुरोध, अपना उत्प्रेरण, अपना मार्गदर्शन, अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी। सभी को नमस्कार। इस महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्मिकों की राज्य स्तरीय आमुखीकरण में सशक्त नींव, उज्जवल भविष्य की इस कार्यशाला में मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारी महिला बाल विकास की राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू मागवार जी, शासन सचिव महिला एवं बाल विकास महेंद्र सोनी जी, निदेशक महिला बाल विकास सेवाएं श्री ओपी बुनकर जी और इस कार्यक्रम में आए सभी सम्मानित अतिथिगण, मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण और आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता बहनें, सबसे पहले तो मैं इस कार्यशाला में आप पूरे राजस्थान से आई, इतनी बड़ी संख्या में सभी बहनों का मैं जयपुर में राजधानी होने के कारण आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि मेरे मन में एक बात आई थी, मुझे पता है आप ग्रास रूट पर काम करते हैं, आप जहां काम करते हैं वहां आपके काम की आवश्यकता है, आप उनके लिए काम करते हैं। इसलिए मन में यह बात आई थी कि आपसे मिला जाए, आपसे बात की जाए, आपकी समस्या भी सुनी जाए, आपको वहां क्या क्या परेशानी आती है, आप किस तरह से वहां हमारी जो नींव है उसको मजबूत करने का काम आप कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास से जुड़ी इस आमुखीकरण सेमिनार में आपका स्वागत है। महिला हमारी आधी आबादी है और बच्चे हमारा भविष्य हैं। इन दोनों का विकास बहुत आवश्यक है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। अगर हमारी ये पीढ़ी मजबूत होगी तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा और हमारा देश भी मजबूत होगा। आप अगर प्रगति के पथ पर होंगे तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान भी सशक्त राजस्थान होगा, विकसित राजस्थान होगा। महिलाओं के सशक्तिकरण से एक अच्छे परिवार, समाज और एक अच्छे राष्ट्र का विकास भी होता है।
और वो आपका अनुभव भी है, क्योंकि आप उस ग्रामीण अंचल से सभी जुड़े हुए हैं जहां आप परिवारों का विघटन भी देखते हैं, जैसा अभी मैंने पूछा, और परिवारों का समावेश भी देखते हैं, भाईचारा भी देखते हैं। वो दोनों अनुभव आपको होते हैं। और तीसरा जो अनुभव है आपका कि बच्चों के भविष्य को किस तरह से संवारना है, हमारे उन बच्चों को सशक्त कैसे बनाना है। अगर हमारे बच्चों की नींव मजबूत होगी तो हमारा गांव भी मजबूत होगा, हमारा जिला भी मजबूत होगा, और हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा, और हमारा देश भी मजबूत होगा। और इस मजबूती के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। इस सशक्तिकरण में उनका संपूर्ण विकास शामिल है। हमारी माता बहनें स्वस्थ हों, शिक्षित हों, आर्थिक रूप से मजबूत हों, घर एवं समाज में उन्हें उचित सम्मान भी मिले, प्रदेश के बच्चों को भरपूर पोषण मिले, अच्छी शिक्षा मिले, और वे आगे चलकर अच्छे नागरिक के रूप में देश एवं प्रदेश की प्रगति में अहम उनकी भागीदारी भी हो। हमारी सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि हमने बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध देने का काम किया है, और वो हमने इसलिए कहा है, और इसलिए हम उनको सशक्त बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने किया है। शहर में जो बहनें काम करती हैं, जो भाई काम करते हैं, उनको तो मुझे पता नहीं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो काम करते हैं उनको पूरी तरह से मालूम है। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे गांव में उन माता बहनों के घरों में गाय भी है और भैंस भी है, दूध भी होता है, लेकिन हमारे बच्चे को नहीं मिलता है। आप देखते हैं वो आर्थिक परेशानी की वजह से घर में जो दूध होता है, उस दूध को सुबह जो वो टंकी वाला आता है, डेयरी वाला आता है, उस पूरे दूध को लेकर के चला जाता है, और ये उसकी आर्थिक स्थिति के कारण घर परिवार में से वो पूरा दूध चला जाता है, और हमारे उस नौनिहाल बच्चों को नहीं मिलता है। हमने सोचा कि हमारे वो बच्चे अगर कमजोर हो जाएंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तो आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली युवा हमारा मजबूत नहीं बनेगा, सशक्त नहीं बनेगा। इसलिए हमने 7 दिन में 3 दिन दूध देने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिससे उसको पौष्टिक खाना भी मिले, दूध भी मिले। और मैं भाइयों बहनों आपसे इसीलिए कहना चाहता हूं कि उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये आपके द्वारा एक पुण्य कार्य हो रहा है, आपके द्वारा वो कार्य हो रहा है, ऐसे नहीं है। आपने तो नौकरी के लिए कई प्रयास किए होंगे, कई ऐसे विभागों में किए होंगे, लेकिन ईश्वर ने आपको सेवा वाले विभाग में ही काम करने के लिए कहा है। इसको आप ईश्वरीय प्रसाद मानिए। किसी भी तरह से अगर कोई बात होती है, आपको यह भी देखना है कहीं हम इसके भागीदारी नहीं बन जाए, कि उसको ठीक प्रकार से उसको जो सरकार देना चाहती है, सरकार करना चाहती है, कहीं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको मेहनत के साथ और इस दायित्व के साथ कि मेरे को यह काम मिला है कि उन नौनिहालों को, उन गर्भवती माताओं को पौष्टिक आहार मिले,
जिससे कि हमारी पीढ़ी समृद्ध बने, अच्छी बने। इसके लिए हमें काम करना है। अगर कहीं कोई बात भी कहनी पड़े तो बात कहने से चूकना नहीं, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज इस कार्यक्रम में सम्मानित हुए अधिकारी और कार्मिकों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अच्छा काम किया है। और मैंने कहा है कि इस क्षेत्र में काम करने वाली हमारी भाई हो, बहनें हो, आंगन साथिन से लेकर के, आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर के और हमारे अधिकारियों से लेकर के सभी का सम्मान होना चाहिए जो अच्छे काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। और मैं इसके साथ साथ में एक और कहता हूं, जो अपनी जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से नहीं समझते हैं, मैं वो भी कहता हूं कि उनको भी दंड देने में चूकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, हम धोखा दे रहे हैं। अगर ठीक प्रकार से हम उसका कार्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और आने वाले उस परिवार को भी धोखा दे रहे हैं जिसको आवश्यकता है, वो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उसको आपके काम की आवश्यकता है, इसलिए उसको भी धोखा देने का काम कर रहे हैं। तो वो भी हमारे मन में आना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं। और मैं वो दूसरे रूप में भी कहता हूं, मैं कई लोग जब हम कहते हैं तो अच्छे काम के लिए जब होता है तो भगवान के द्वार पर जाते हैं, इसके जाते हैं, उसके जाते हैं, ठाकुर जी के, माता जी के, हनुमान जी के, कहीं ना कहीं जाते हैं। तो हमारे मन में ये विश्वास होता है कि ईश्वर हमें देख रहा है, हम उसके यहाँ आए हैं, हम जाएंगे, कुछ ना कुछ और भी करेंगे वहां। लेकिन मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो हमारे अच्छे काम को देख रहा है तो हमारे दूसरे काम को देखते समय वो अपनी आंख बंद नहीं कर रहा है, वो उस काम को भी देख रहा है। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। कई लोग होते हैं, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत हो, कहने के लिए पूरी तरह से हम तैयार हों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि साथ ही हम आपसे आग्रह भी है कि महिला और बच्चों के हित में प्रदेश भर में हमारी टीम ज्यादा लगन एवं मेहनत के साथ काम करे, ताकि हमें अगली बार और ज्यादा कार्मिकों को सम्मानित करने का अवसर भी हमें मिले। योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन्हें किस मानसिकता के साथ लागू करते हैं। इसलिए आप सकारात्मक मानसिकता एवं लक्ष्य पर केंद्रित होकर काम करें। आपसे ये अपेक्षा है की जाती है कि आप अपने जिम्मेदारियों को ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्ठा के साथ आप उसको निभाएं। विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर के सभी अधिकारी कार्मिक समय समय पर होने वाले बदलावों से खुद को अपडेट भी रखें, क्योंकि बदलता समय है, हमको अपडेट भी रखना है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदेश के लगभग 43 लाख बच्चे और महिलाओं को सूक्ष्म पोषण तत्व युक्त पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि उनके पोषण की आवश्यकता पूरी हो सके। इसमें ओटीपी आधारित प्राप्ति तथा चेहरों से पहचान के जैसे नवाचार किए गए हैं। फिर भी हम आप सबके स्तर से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लाभार्थी को मिलने वाले पूरक पोषाहार गुणवत्तापूर्ण हो और उसकी पारदर्शिता तरीके से उसका ठीक प्रकार से उसके पास वितरण हो जाए, उसके पास पहुंच जाए। ये जहां से भी आता है, ये उनके लिए आता है जो इसके हकदार हैं। अगर कहीं उनके हक में दिक्कत आती है तो वो हम सबको ठीक नहीं है, और मैं तो कह रहा हूं वो नुकसानदायक भी है। मन में कितना भी कर लें, लेकिन वो नुकसान कहीं ना कहीं दे जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। और कभी कभी ऐसी दिक्कत आए तो 2 मिनट के लिए आंख बंद करके देख लेना कि मैं ठीक है या सही है, तो वो अपने आप रास्ता दिखा देगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है।
हमारे आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप से खुलने चाहिए और वहां आने वाले बच्चों को निर्धारित समय पर सारणी के अनुसार गतिविधियां कराई जाएं। बच्चों को विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई पुस्तिकाओं के माध्यम से गतिविधियां कराई जाएं और समय पर नाश्ता एवं गर्म पूरक पोषाहार खिलाया जाए। बच्चों को अतिरिक्त पोषण के रूप में गर्म दूध उपलब्ध कराने के लिए हमने मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना शुरू की है। इसका लाभ भी सभी बच्चों को उनको मिलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़ने के प्रयास किए जाएं। ऐसे बच्चों को जोड़ें जो अभी मैंने क्वेश्चन किया था कि आप उनको चिन्हित करके कैसे जोड़ते हैं, तो ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उनको जोड़ें। आंगनबाड़ी केंद्रों को आधारभूत सुविधाओं में सुधार हेतु CSR पॉलिसी के रूप में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। हमें समाज के भामाशाह NGO और CSR भागीदारी का सहयोग प्राप्त करने की दिशा में काम करना चाहिए। एक मैं और कहना चाहता हूं आपसे, देखिए, पुण्य का कार्य है और कभी कभी हमारे मन में एक बात आ जाती है कि पुण्य के कार्य में हम समाज से कराएं तो एक बहुत अच्छी बात भी होती है और आगे आदत भी डलती है, क्योंकि समाज बहुत कुछ कर सकता है। समाज में ऐसे लोग बहुत बैठे हैं, जरा आप प्यार से प्रेम से उनके पास जाइए। जो आंगनबाड़ी केंद्र में जो आप सुविधा देना चाहते हैं उसके बारे में उनसे जिक्र कीजिए। उनसे कहिए कि आपके द्वारा अगर ये होगा तो एक अच्छा संदेश भी जाएगा और ये हमारे इस तरह के बालकों को इसकी सुविधा मिलेगी, हमारी गर्भवती बहनों को इसकी सुविधा मिलेगी। तो मैं कह सकता हूं कि समाज में ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे। और मैं कहना ये भी चाहता हूं कि गांव के ऐसे, क्योंकि प्रमुख लोग होते हैं उसमें 5, 8, 10 लोग लेकर के आप उनको संरक्षक के रूप में आप वहां ले सकते हैं, उनको बना सकते हैं और जितना काम आप चाहते हैं उनके माध्यम से भी काम करा सकते हैं। और ये भी कहना चाहता हूं मैं, आगे ये भी ध्यान रखिए और ये भी एक आपका पॉइंट होना चाहिए कि किस अधिकारी ने, किस कर्मचारी ने इस गांव के समाज के सहयोग से कितना कितना काम किया है, उसको भी सम्मानित करने का काम हम करेंगे। क्योंकि समाज में पर्याप्त लोग हैं जो करना चाहते हैं। हर काम के लिए जब हम बात करते हैं तो सरकार के भरोसे, लेकिन सरकार जिन कामों को कर रही है उनको कर रही है, आगे भी करेगी। उसमें जहां गुंजाइश दिखेगी तो बढ़ाने का काम भी करेगी। लेकिन फिर भी काम ऐसे होते हैं कि जो समाज के सहारे से किए जा सकते हैं, समाज में प्रोत्साहन करके उन लोगों से संपर्क करके वो काम भी किया जा सकता है, तो उनको भी कराने का काम करें। ऐसे भामाशाहों की सूची का आंगनबाड़ी केंद्रों के बाहर एवं आपके कार्यालय के बाहर अंकन किया जाए ताकि बाकी लोग भी इनसे प्रेरित होकर साथ ही स्थानीय कार्यक्रमों में भामाशाहों को सम्मानित भी कराया जाए। एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक बोर्ड लगा दीजिए, जिन्होंने आपको सहयोग किया है उनका बोर्ड लग जाएगा, आपके ऑफिस में भी लग जाएगा। आने वाले जो भी कार्यक्रम आता है या आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर कोई अधिकारी जाते हैं उनके द्वारा उनको सम्मानित करा दीजिए। अब ये मानिए अगली साल के लिए आपका रिन्यूअल आपने करा दिया, वो अगली बार आपके पास अपने आप चल करके आ जाएगा। ये मैं कहता हूं आपसे। आंगनबाड़ी केंद्रों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी हेतु हमारे सेवानिवृत्ति कार्मिक हैं, भामाशाह हैं, समाज के प्रबुद्धजन हैं, उनको आंगनबाड़ी केंद्र से जोड़ करके हम ये काम करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता से जुड़ी योजनाएं जैसे महिला सुरक्षा सलाह केंद्र, वन स्टॉप सेंटर, सखी केंद्र, उद्यम प्रोत्साहन योजना, वर्क फ्रॉम होम योजना, शिक्षा सेतु योजना, अमृता हाट योजना एवं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाना आवश्यक है। कालीबाई भील उड़ान योजना को पूर्ण पारदर्शिता के साथ लागू करें। ये पात्र लाभार्थी किशोरियों महिलाओं को समय पर सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाएं।
ये भी सुनिश्चित करें। आईसीडीएस फील्ड कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए धौलपुर में स्थापित स्किल लैब का आज उद्घाटन किया है। इस लैब में विभिन्न प्रकार की आईईसी सामग्री, एक बड़ी स्क्रीन, एलईडी, ऑडियो विजुअल उपकरण, अन्य डिजिटल उपकरण, बाग किचन सेटअप आदि तैयार किए गए हैं ताकि प्रदर्शनी के साथ प्रशिक्षण भी दिया जा सके। आपकी कुशलता हमारी कुशलता है। जितना ज्यादा हमारी टीम का कौशल विकास होगा उतनी ही ज्यादा विकास के रास्ते हमारी प्रगति सुगम और त्वरित होगी। ये स्किल लैब इंडो जर्मन सहयोग के तहत इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर GIZ एवं जपायोगो द्वारा तैयार करवाई गई। इसके लिए मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस योजना से बालिकाओं के प्रति समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव एवं बाल लिंगानुपात में बालिका शिक्षा में सुधार हुआ है। हमारी सरकार बनते ही हमने लाड़ो प्रोत्साहन योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना लागू करना हमारे संकल्प एवं महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को परिलक्षित करता है, जिसमें बेटी के जन्म से उसके स्नातक की शिक्षा पूरी करने तक 1 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को भी सम्मिलित किया गया है। पहले सरकारी स्कूल में देते थे, लेकिन हमने अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वालों बहनों को भी इसमें बालिकाओं को शामिल किया है। हम महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्मिक के हितों के लिए संवेदनशील हैं। हमने विभाग में जितनी भी लंबित पदोन्नति थी उन्हें शीघ्रता से पूर्ण करवाया है। जो लंबित थी उनको शीघ्रता से पूर्ण करवाया। विभाग में महिला पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया हमने शीघ्रता से पूर्ण करवाई है। जल्दी ही उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। आगे भी हम नियुक्ति जल्दी देने वाले हैं। इसी तरह CDPO, ACDPO, कनिष्ठ सहायक संरक्षण अधिकारियों के पदों को जल्द भरा जाएगा। मंत्रालय कर्मचारियों के लिए पृथक निदेशालय बनाए जाने की कार्रवाई भी जारी है। और अब मैं कहना चाहता हूं, आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में भी 1 अप्रैल 2024 से 10% की वृद्धि की गई, जिसमें इस विभाग से जुड़ी प्रदेश की लगभग 1.50 लाख महिला मानदेय कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका एवं ग्राम साथिन बहनें लाभान्वित हुई हैं। सरकार अपने कर्मचारियों के हितों के प्रति पूर्ण रूप से सजग एवं समय समय पर प्राप्त मांगों के प्रति भी सकारात्मक है। इसलिए आप सबका ये दायित्व है कि आप सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और आप आमजन की सेवा में आप भागीदारी बने। भारत सरकार कुपोषित ग्राम पंचायतें कार्यक्रम शुरू कर कुपोषण मुक्त भारत की संकल्पना पर कार्य कर रही है, जिससे ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका। हम सभी को प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के प्रयास में सक्रिय रूप से योगदान देना होगा, ताकि हमारे क्षेत्र के किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में एक भी बच्चा कुपोषित न रहे। क्योंकि ये कुपोषण से जो बच्चा प्रभावित होता है उसको बहुत बड़ी परेशानी होती है। और आप भी देखते हैं, अगर वो कुपोषण मुक्त होगा तो स्वस्थ भी होगा, मस्त भी होगा और वो ठीक प्रकार से उसका मस्तिष्क भी चलेगा और आगे वो एक अच्छे नागरिक की तरह काम करेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं और बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य करे, ताकि सामाजिक स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। और इन सब में आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका आवश्यक है। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु संचालित योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र बालिका एवं महिला योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। जो पात्र है वो किसी भी कारण से वंचित नहीं रहे। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सरकार
भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। अतः आप सभी स्वस्थ मानसिकता से सभी योजनाओं का लाभ पूर्ण पारदर्शिता के साथ आम जन तक पहुंचाए हैं और आपकी जो परेशानी है वो हमारी परेशानी है, इसलिए उसकी चिंता मत करिए। निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार सभी कर्मचारियों के हित में अच्छा काम करेगी और जो आप चाहते हैं वो काम करेगी। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप उस काम में लगे हुए हैं जिसमें आवश्यकता है, जिसमें हमारा स्वस्थ और मस्त हमारा बालक रह सके, हमारी गर्भवती बहनों को सही पोषाहार मिल सके, पैदा होने वाला हमारा बालक बालिका है स्वस्थ हो, अच्छा हो, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं वो हमारी नींव है। और अगर हमारी नींव मजबूत होगी तो जैसा मैंने कहा कि हमारा गांव भी मजबूत होगा, हमारी तहसील भी मजबूत होगी, जिला भी मजबूत होगा, हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा और हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा। इसलिए भाई और बहनों, इतनी बड़ी संख्या में आप सभी आए हैं, आपसे यही इच्छा और अपेक्षा है कि आप सभी मेहनत के साथ काम करें और हमारी इस पीढ़ी को मजबूत करें। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आपका पुनः सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आप इस कार्यक्रम में आए, आप बहुत बड़ी संख्या आज इसमें जुड़ी, आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सशक्त नींव उज्जवल भविष्य के आज की ये आमुखीकरण की एक दिवसीय सेमिनार में आपका उत्प्रेरण और उद्बोधन हम सब के लिए बेशकीमती होगा। भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 में जो योजना आरंभ की गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसा कि हमने अभी सुना 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इन 10 वर्षों में देश का बदलता परिदृश्य और उसके साथ उड़ान भरती बेटियां आपने, हमने, सबने देखी है। आइए लेते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक बार फिर ये शपथ और अनुरोध। माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित मंच से एक बार हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपने दाएं हाथ को इस तरह से हम आगे की ओर बढ़ाएं और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ शपथ लें। अपने दाएं हाथ को हम आगे बढ़ाएं, सभी लोग एक साथ। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं भारत का नागरिक आज ये शपथ लेता हूं कि मैं लिंग भेद और लिंग चयन जो कि बालिकाओं के जन्म एवं उनके अस्तित्व को जोखिम में डालता है, उस मानसिकता का त्याग करूंगा, जिससे ये सुनिश्चित हो कि लड़कियां जन्म लें, उन्हें समान प्यार व शिक्षा मिले और देश का सशक्त नागरिक बनने का सपना का समान अवसर मिले। मैं यह भी संकल्प लेता हूं कि मैं जन्म पूर्व लिंग पहचान के आधार पर हो रही कन्या भ्रूण हत्या को व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से समाप्त करने की मुहिम में अपना भरपूर सहयोग दूंगा। मैं ये भी संकल्प लेता हूं कि मैं अपने देश की महिलाओं एवं पुरुषों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश का
प्रचार प्रसार करूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और हम लोग अपने स्थान पर खड़े रहें। एक और शपथ अभी हमें लेनी है। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई। आप सभी अपने स्थान पर ऐसे ही बने रहें। बाल विवाह के खिलाफ ये शपथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक बार फिर ये शपथ, दाएं हाथ को उसी तरह आगे की ओर बढ़ाकर ये शपथ, बाल विवाह के खिलाफ शपथ। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और कानून का उल्लंघन है जो बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास में बाधा है तथा उनके सपनों को साकार होने से रोकता है। इसलिए मैं शपथ लेता हूं, मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि मेरे परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी बालिका का बाल विवाह ना हो। मैं बाल विवाह के किसी भी प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगा। मैं सभी बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए भी अपनी आवाज बुलंद करूंगा और बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करूंगा। भारत माता की। आइए शपथ को अपने दिल में उतारें, संकल्प को अपने साथ लेकर जाएं इन पंक्तियों के साथ, लेकिन अपने स्थान पर आप विराजित हो जाएं। कार्यक्रम बिल्कुल अपने अंतिम चरण में। बाल विवाह और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ, क्योंकि सजा नहीं सपना होती हैं बेटियां, गैरों के बीच अपना होती हैं बेटियां, रंगों से सजाती है आंगन घरों का, आंगन का मांडना होती हैं बेटियां। ऐसी बेटियों के लिए आज हमने शपथ ली। अनुरोध करना चाहेंगे निदेशक महिला और बाल विकास विभाग राजस्थान श्री ओपी बुनकर जी, आप सभी का शाब्दिक आभार व्यक्त करें। आप अपने स्थान पर बने रहें, क्योंकि अंत में राष्ट्रगान के बाद ही आप इस सभागार को छोड़ें, अपने आसन पर विराजित रहें। अनुरोध ओपी बुनकर जी से। धन्यवाद। आज के इस राज्य स्तरीय सेमिनार के मुख्य अतिथि परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया, माननीय राज्य मंत्री महोदया, हमारे इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनरशिप के डायरेक्टर श्री हेमांग शाह जी, जर्मन डेवलपमेंट पार्टनर जिसके डिप्टी कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर तपन गोपे जी, एवं सभागार में उपस्थित हमारे ICDS विभाग के महिला बाल अधिकारिता विभाग के फील्ड सर्विस सभी उप निदेशक, CDPOs, महिला पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायक निदेशक, संरक्षण अधिकारी, साथी एवं अन्य सभी कार्मिकगण, आज के इस राज्य स्तरीय सेमिनार में हमने महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं, कार्यक्रमों, नवाचारों, उपलब्धियों आदि की चर्चा की। हमने ये भी जाना कि उक्त कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन में क्या